Hello everyone, how are you? Welcome back to your own YouTube channel Exploring Economics. In this video, we are going to have a discussion about the industrial sector of Indian economy, or rather than industrial licensing in India. So dear students, as you already know that in previous videos we have already made a discussion about what was the condition of Indian economy on the eve of independence, how the agriculture sector getting improve himself with the land reforms or other policy which is manipulated by the government. So now in this video we are going to have a discussion about the industrial sector growth, means how industrial sector growth himself, or now what kind of effort is made by the government for the development of industrial sector. All these points we are going to have a discussion in this particular video. Now first of all, talking about the value of industrial sector. बात करें अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर के वैल्यू की इन रेस्पेक्ट टू द इंडियन इकोनॉमी, तो ऑल दो इंडियन इकोनॉमी के बारे में नहीं, केवल अगर वर्ल्ड वाइड किसी भी इकोनॉमी को आप देखोगे, वेदर इट इज़ ए डेवलप्ड इकोनॉमी, अंडर डेवलपिंग और डेवलपिंग इकोनॉमी, तो वहाँ एक क्रिटिकल या वाइटल रोल प्ले करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर. दैट मीन्स विदाउट द एडुकेट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर आप इकोनॉमी को डेवलपमेंट नहीं कर सकते. अगर इकोनॉमी को डेवलप होना है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर विल हैव टू प्ले हिज रोल. इसका जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, यानी मैं कहूँ एक बैकबोन के तौर पे काम करता है, या फिर मैं कहूँ एक फाउंडेशन स्टोन के तौर पे किसी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में काम करता है. यानी इसका कंट्रीब्यूशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइटल हो जाता है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है अगर आप बात करें किसी डेवलपिंग इकोनॉमी की लाइक इंडिया. क्लियर है चीज़? तो नाउ लेट्स हैव ए डिस्कशन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ industrial sector in respect to the Indian economy. There are few points which is written down on the board. Now start them one by one. The first point regarding industrial sector, it will help to increase national income. Now what do you mean by the national income? We will have a detailed discussion about this topic when we would study the macroeconomics, where a chapter is mentioned national income and related aggregate. तो वहाँ पे अपन इसकी बात करेंगे. लेकिन हाँ फिलहाल मैं बात करूँ, अगर थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें कि व्हाट डू यू मीन बाय द नेशनल इनकम, तो इट इज़ क्लियरली स्टेट्स दैट व्हेन यू आर टॉकिंग दैट नेशनल इनकम इज गेटिंग इंक्रीज डे बाय डे, दैट मीन्स यू आर जस्ट मेकिंग ए स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी. यानी आपकी इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज का फ्लो इंक्रीज हो रहा है, और यही मुझे इंडिकेट करता है कि मेरी नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है. तो नेशनल इनकम को इंक्रीज करने का क्रेडिट किसको जाता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर को. पहले एग्रीकल्चर सेक्टर का रोल बहुत ज़्यादा वाइटल होता था, लेकिन अब दोनों का इक्वल सा हो गया. दोनों अपने आप को क्या कर रहे हैं? बैलेंस करके चल रहे हैं. अगर मैं फिलहाल बात नहीं करूँ टेरिटरी सेक्टर की या सर्विस सेक्टर की. दूसरे नंबर पे बात करते हैं पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम की बात करें तो पीपल आर गेटिंग अवेयर अबाउट द market structure. Now they are getting aware about the what kind of circumstances there in the market, means how they are exploited by the intermediates or middlemen. So now they are getting aware about their rights, how they can get surplus production, and after selling that surplus production how can they increase their per capita income. अगर बात करें, अगर नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है तो ओबियसली मैं बात कर सकता हूँ डेफिनेटली कि आपकी पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हो रही होगी. क्लियर है चीज़ बात? नाउ मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. अब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की अगर बात कर लें तो पहली चीज़ हमने मेंशन की थी कि जो लीडिंग रॉ मेटेरियल सप्लायर है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए वो है एग्रीकल्चर सेक्टर. क्लियर है चीज़? अब एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर लें, अगर छोटा सा एक एग्जाम्पल लेके कंसिडर करें, तो जो इक्विपमेंट्स हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, जिसमें हम बात करें ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, इरीगेशन के इक्विपमेंट्स की बात कर लें, तो इनको मैनिपुलेट कौन करता है? इनको मैन्युफैक्चर कौन करता है? कौन सा सेक्टर? इंडस्ट्रियल सेक्टर. ठीक है, तो इसके जो एक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी थी या जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जिसने बनाए, उसका इंपैक्ट किसके ऊपर आया? एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर. नाउ एक मॉडर्न थ्योरी या मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर डेवलप हुई, जिसका क्रेडिट किसको जाता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर को. क्लियर है चीज? टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट. अब सिंपल सी बात है, अगर आपने ये कहा कि आपने एग्रीकल्चर को मॉडर्न बना दिया, एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया, तो उसका इंपैक्ट किसके ऊपर आएगा? प्रोडक्टिविटी के ऊपर तो आना ही है. तो जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर सेक्टर में पहले जो प्रोडक्टिविटी थी वो आफ्टर द अराइवल और ए प्रॉपर इंप्रूवमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, वो एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी. ठीक है, और अगर आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट जो कल्टिवेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, वेरियस पार्टी, उसमें बात कर लें जमींदार की बात कर ले, परमानेंट ओनर ऑफ लैंड की बात कर ले, टेलर ऑफ द सोइल की बात कर ले, उन सब के ऊपर इसका इंपैक्ट आना ही आना है। क्लियर है चीज।
और वैसे भी अगर अदर एस्पेक्ट में आप इसको कंसिडर करो तो इंडस्ट्री सेक्टर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनाता है जिनके माध्यम से इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, चाहे आप उनमें फूड ग्रेन्स की बात कर लो या फिर जो अदर एस्पेक्ट हो, मतलब हैवी इंडस्ट्री है, मशीन गुड्स हैं, उनकी आप बात कर सकते हो। क्लियर है चीज़। अब अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई तो जाहिर सी बात है जो इकोनॉमी में लोग हैं या जो एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करते हैं या फिर वो लोग जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो एक लेबर के तौर पे अपने आप को कंसिडर करें या फिर एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन या हाईली रेपुटेड डेजिग्नेशन के तौर पे वो अपने आप को रिप्रेजेंट करे, तो उन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या हुआ, इंप्रूव हुआ। लेकिन जब हम बात करते हैं लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होने की, तो इसको हम टेक्निकल वे में कंसिडर करते हैं कि ये सीधे सीधे इंडिकेशन है डेवलपमेंट का। That means if you are asking someone that what do you mean by the word development in respect to any economy, that means you are just asking him what kind of living standard of the people who is living in that particular economy is enjoying। क्लियर है चीज। तो लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होना क्लियरली इंडिकेशन है किसका, डेवलपमेंट का। लेकिन यहां मैंने बात की थी इनकम और पर कैपिटा इनकम, यानी जहां आपकी नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है, जहां आपकी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है, इट डजंट मीन्स के पीपल आर ऑल्सो गेटिंग इंप्रूव। यानी नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि आपकी इकोनॉमी में लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का इंप्रूव हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है। वो ग्रोथ का इंडिकेशन हो सकता है, इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, इसको डिफाइन करने के लिए दोनों वर्ड काफी हैं कि आपकी नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है। लेकिन जब बात करेंगे वर्ड डेवलपमेंट की तो वो केवल डिफाइन होता है जब लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है, इंप्रूव होता है। और अगर बात करें लिविंग स्टैंडर्ड में तो हम अच्छी हेल्थ फैसिलिटी की बात कर सकते हैं, अच्छी एजुकेशन की बात कर सकते हैं, अच्छे फूड्स की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक एस्पेक्ट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ड लिविंग स्टैंडर्ड। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने बात की थी कि आप केवल डील करते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दैट मीन्स सरप्लस प्रोडक्शन बढ़ाना या उसको प्रोडक्शन करना, उसको मार्केट में ले जाके बेच देना। सरप्लस प्रोडक्शन से जो आपको रेवेन्यू जनरेट होती है, जो इनकम आपके हाथ में आती है, उनको आप सेविंग इन्वेस्टमेंट के तौर पे कंसीडर करो। एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में अप्लाई नहीं होता था, लेकिन आफ्टर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के प्रति जो लोगों का व्यू है या जो डेडिकेशन है, जो पहले नहीं होता था, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट होने के बाद लोगों को सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना स्टार्ट किया। क्लियर है चीज। तो यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या हुई, लगातार इंक्रीज हुई। उन लोगों को लिविंग स्टैंडर्ड जिनका इंप्रूव हुआ था, सरप्लस प्रोडक्शन के कारण जो रेवेन्यू उनके पास आता था, या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो सेवाएं देते लोग, वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के प्रति क्या हुए, अवेयर हो गए। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, बैलेंस इकोनॉमी। बैलेंस इकोनॉमी का मतलब आप सिंपल सी बात है, जब आपके 3 वाइटल सेक्टर, जब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी या ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी, तो उसमें हम इंक्लूड करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर, यानी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर जो होते हैं उनको इंक्लूड करते हैं। अगर वो ग्रोथ कर रहे हैं इक्वली, यहाँ इक्वली का मतलब ये नहीं है कि सबको मतलब पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के साथ चलना चाहिए, लेकिन कंपेयर टू अदर सेक्टर अगर एक दूसरे के कंपैरिजन में वो इंप्रूव हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी इकोनॉमी भी क्या कर रही है, एक बैलेंस इकोनॉमी के तौर पे कंसिडर की जा रही है। यानी बैलेंस इकोनॉमी का मतलब क्या है, जो एक सेक्टर पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करती, उसके अदर सेक्टर भी क्या करते हैं, वो इक्वल कंट्रीब्यूशन तो नहीं, लेकिन उनको मतलब डेवलपमेंट में अपना योगदान वो लगातार देते रहते हैं। क्लियर है चीज़। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, यूजफुल फॉर द डिफेंस। यूजफुल फॉर द डिफेंस का मतलब ये पॉइंट ऐसा है, अगर मैं बात करूँ इंटरनल सिक्योरिटी की, डिफेंस फोर्सेज के स्ट्रेंथ की, तो हम बात करते हैं वॉर इक्विपमेंट्स की, ठीक है, एमिनेशंस की हम बात करते हैं, स्टैंड गन्स वगैरह, ये सब बनाने के लिए बात करते हैं। तो डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने का क्रेडिट भी किसको जाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को, क्योंकि जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं या जो सेना को एमिनेशंस वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें मतलब हम बारूद वगैरह की बात करते हैं, तो उसका क्रेडिट भी किसको जाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो मुझे क्लियरली स्टेट कर देते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन रेस्पेक्ट टू द डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया। तो इनको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, देन उसके बाद हम बात करेंगे अचीवमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर की। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। अभी तक हमने बात की कि भाई जैसे जो इंपॉर्टेंस है इंडस्ट्रियल सेक्टर का इन रेस्पेक्ट टू इंडियन इकोनॉमी, उन पॉइंट्स को कंसिडर किया। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो अचीवमेंट्स है या कहूँ जो गुड इम्पैक्ट थे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, उनके बारे में हम बात करेंगे। क्लियर है चीज़। तो इनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले बात की एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या था, जिसमें हम बात करें गवर्नमेंट वगैरह की जो अंडरटेकिंग है या जो इंडस्ट्रियल यूनिट हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग, उनके बारे में बात करें, ठीक है।
तो यहाँ अगर मैं एक आंकड़ा रखूँ 1951 में मेरे पास कितनी थी, केवल 5 यूनिट ऐसी थी जो पब्लिक इंटरप्राइज थी, तो उनका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था 29 करोड़। ठीक है, अगर मैं प्रेजेंट सिनेरियो को कंसिडर करूं 2015-16 के बेसिस पे, तो इनकी टोटल जो यूनिट है वो कितनी है पब्लिक सेक्टर की 290, और इनमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो है लगभग 9.9 लाख करोड़। ठीक है, फिर से बता देता हूं कि पब्लिक सेक्टर 1951 की अगर मैं बात करूं तो केवल 5 यूनिट थी मेरे पास जिनमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था, केवल 29 करोड़ का। लेकिन आफ्टर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो 5 ईयर प्लान में हमने इनको टारगेट पे रखा इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जहां जहां हमने प्लान किए, उससे क्या होगा कि पब्लिक सेक्टर का जो एरिया था वो क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया, उसका विस्तार बहुत ज्यादा हो गया। यानी जो यूनिट्स हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट है, उनमें पब्लिक सेक्टर की भागीदारी बहुत ज्यादा होगी। और इसका जो एक्चुअल इंपैक्ट है वो इस आंकड़े से पता लगेगा। 1951 में केवल 5 यूनिट थी जिसमें टोटल 29 करोड़ लगा हुआ था, और 2015-16 की अगर बात करूं तो हाल फिलहाल जो पब्लिक सेक्टर के इंटरप्राइजेज है उनकी नंबरिंग की बात करें वो टोटल है 290, और जिनमें टोटल जो अमाउंट इन्वेस्टेड है दैट इज 9.9 लाख करोड़। तो ये पता लग या इससे मुझे पता लग जाता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर ने किस तरह पब्लिक सेक्टर को एक्सपेंड किया। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, बैलेंस इंडस्ट्रियल ग्रोथ। बैलेंस इंडस्ट्रियल ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे सिंपल सी बात याद रखनी है कि जब हम बात करें कंज्यूमेबल गुड्स की, तो उनमें मेरे ख्याल से 1951 की बात करूं या ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस या सिंस इंडिया व्हेन इंडिया टर्न आउट टू बी एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी इन फ्रंट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, वहां से बात करें तो कंज्यूमेबल गुड्स के बारे में मेरे ख्याल से हम हमेशा से थोड़ा सा डिपेंडेबल रहे हैं। ऐसा नहीं कि पूरी तरह अपने आप के ऊपर निर्भर रहे हैं, लेकिन कुछ कंपेयर टू अदर इकोनॉमी हम ज़्यादा अपने आप के ऊपर रिलीव या रिलायंस दिखा सकते हैं, अपने आप के ऊपर भरोसा दिखा सकते थे जब भी बात करेंगे कंज्यूमेबल गुड्स की। लेकिन क्या था कि जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें हम बात करें एरोप्लेन बनाने की, शिप बनाने की, हैवी मोटर्स बनाने की, बड़ी बड़ी गाड़ियां बनाने की, तो इनमें क्या हुआ कि इंडिया इतना डेवलप नहीं था अगर मैं बात करूं 1951 से लेके। लेकिन जब से सरकार ने फोकस किया है इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स गवर्नमेंट ने किए हैं, जिसमें हम मेनली कंसीडर करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, तो उनके बाद या फिर जो ग्लोबलाइजेशन की हम बात करेंगे 1991 के टाइम में, जो ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन इनकी हम बात करेंगे आगे चल के, तो उनसे क्या हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ हुई। और जो हैवी इंडस्ट्रीज की हम बात करते हैं, जो बड़ी बड़ी मशीनें बनाते हैं, उनमें इंडिया क्या हुआ, अपने आप को आगे लेके आया, इंडियन इकोनॉमी अपने आप को आगे लेके आई। उसने इस सेक्टर में भी क्या की, ग्रोथ की, एंड क्रेडिट गोज टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ये रहा है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मतलब क्या है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हम कंसिडर करते हैं जो बड़ी बड़ी चीज़ें मेरे पास आती हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स मेरे पास आती हैं, मैं उन्हीं की बात करूंगा। ठीक है, मैंने जब अभी बात की थी कि ग्रोथ की हम बात करें तो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो सकता है, लेकिन उसको डेवलपमेंट से कंसिडर नहीं करेंगे। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर ने क्या किया, उसके प्रोडक्शन का इंक्रीज होना, उसने नेशनल इनकम को इंक्रीज किया, पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज किया, और इन सभी की या मैं कहूँ इकोनॉमी के ग्रोथ का क्रेडिट किसको जाता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर को। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्ट हम करते नहीं थे, एक्सपोर्ट पहले भी किया है, लेकिन हाल फिलहाल अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 46% जो है वो हमारा एक्सपोर्ट है। या मैं बात करूं बैलेंस ऑफ ट्रेड के सरप्लस की या उसकी डेफिसिट को कम करने की। ठीक है, जैसे बैलेंस ऑफ ट्रेड की हम बात करेंगे तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है, अगर आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है किससे, इंपोर्ट से, तो ये फिर सरप्लस शो करेगा, इसका जो वॉइस वर्सा है वो आपकी डेफिसिट शो करेगा। ठीक है, तो एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने का या फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड को सरप्लस में लेके आने का क्रेडिट भी किसको जाता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर को। और किसी इकोनॉमी का बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर सरप्लस में वो डेफिसिट रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो ये अपने आप में बता देता है कि वो इकोनॉमी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है, फाइनेंशियली कितनी साउंड है। तो यहां भी इकोनॉमी को फाइनेंशियल के तौर पर या फाइनेंशियल स्ट्रांग करने का क्रेडिट किसको जाता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर को। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज। यहाँ मतलब वो छोटे छोटे उद्योग हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, इनके बारे में बात करेंगे, इनके डेफिनेशन के बारे में आगे जो वीडियो हम कंसीडर करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल मुझे बात करूँ अगर अचीवमेंट की, तो इस सेक्टर को डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया किसने? इंडस्ट्रियल सेक्टर में। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज की अगर बात करूँ तो यहाँ पे एक एक्ट की बात करेंगे जो 1 नंबर में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। जब मैं बात करूँ जो अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिगार्डिंग, तो उसमें जो हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस की मैं बात करूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनमें आता है कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट जो 2006, ये 2 अक्टूबर 2006 को अप्लाई हुआ था,
और इसका मेन टारगेट क्या था, ये स्मॉल एंड जो मीडियम इंडस्ट्रीज हैं इनको डेवलप करना या इनके डेवलपमेंट के लिए एफर्ट करना, ठीक है, चाहे वो एफर्ट फाइनेंशियली हो या फिर उनको लाइसेंसिंग वगैरह से रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम आती थी उनको सॉर्ट आउट करना। अब अगर बात करें इनके नंबर्स की तो 1951 में केवल 4.2 लाख के करीब मेरे पास ये स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज थी। 2015-16 में बढ़ के कितनी होगी 634। अगर बात करें इनके प्रोडक्शन की तो लगभग 12 लाख टन के करीब इनका प्रोडक्शन रहा है, और बात करें एम्प्लॉयमेंट की तो लगभग 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट ये दे चुके हैं, अगर बात करें हाल फिलहाल इनके आंकड़ों की। तो ये कुछ आंकड़े जो बता देते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर और एज वेल एज स्मॉल एंड मीडियम और माइक्रो इंडस्ट्रीज इन इंडिया। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, फॉरेन टेक्निकल कोलैबोरेशन। अगर मैं कहूं कि जो एक अनस्किल्ड लेबर है वो किसी इकोनॉमी में लायबिलिटी के तौर पे होती है, और अगर बात करें स्किल्ड लेबर की तो वो एक एसेट्स के तौर पे मेरी इकोनॉमी में होती है। तो अगर क्रेडिट में दूं इंडस्ट्रियल सेक्टर को कि आपने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया है कि जो मेरी लायबिलिटी थी एज ए इकोनॉमी उसको आपने एसेट्स में कन्वर्ट किया, यानी जो अनस्किल्ड लेबर थी उसको स्किल्ड लेबर में कन्वर्ट करने का क्रेडिट किसको जाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को। और अगर इसको डिटेल में कंसीडर करूं तो फॉरेन टेक्निकल कोलैबोरेशन। अब यहां क्या था कि फॉरेन टेक्निकल कोलैबोरेशन का मतलब क्या था कि ये मुझे समझ लेना होगा कि जब तक 1990 से पहले की अगर मैं बात करूं, जब ग्लोबलाइजेशन वगैरह नहीं था, तो उस समय टेक्नोलॉजी के मामले में हम इतने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं थे, क्योंकि जो फॉरेन इंडस्ट्री थी उनको अलाउ नहीं था, वो यहाँ पे आके अपनी इंडस्ट्री या अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनको इस्टेब्लिश नहीं कर सकते थे। तो जो ग्लोबलाइजेशन वगैरह हुआ 1991 में, या मैं कहूँ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की हम बात कर लेते हैं, उनके बाद ये पॉसिबल हुआ कि फॉरेन इंडस्ट्री यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई, और उन्होंने यहाँ पे अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वगैरह इस्टेब्लिश किए, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मशीनें थी वो लगाई। अब उससे क्या हुआ कि मेरे यहाँ की जो अनस्किल्ड लेबर थी वो भी इनकी ट्रेनिंग के बाद क्या होगी, स्किल्ड लेबर में कन्वर्ट होगी, यानी जो एक एफिशिएंसी का लेवल कम था 1991 से पहले वो अब ज्यादा इनहेंस हो गया रिगार्डिंग द एफिशिएंसी ऑफ लेबर। क्लियर है चीज। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, तो फॉरेन एडेड एंटरप्राइजेस। फॉरेन एडेड एंटरप्राइजेस का मतलब सिंपल भाषा में अगर समझने की कोशिश करूं तो जहां फॉरेन कंट्रीज का पैसा लगा है, जो फॉरेन इकोनॉमी से इन्वेस्टर आए, उन्होंने अपनी यूनिट यहाँ पे इस्टेब्लिश की, या मैं कहूँ किसी ऐसी यूनिट में जहाँ 2 से ज़्यादा इकोनॉमी का पैसा लगा हुआ है, तो उनकी अगर मैं बात करूँ तो 1957 में मेरे पास केवल 81 ऐसी यूनिट थी जो फॉरेन एडेड एंटरप्राइजेस के तौर पे कंसीडर की जाती थी। लेकिन हाल फिलहाल प्रेजेंट में अगर बात करूँ तो ऑलमोस्ट 29,000 के करीब ये फॉरेन एडेड इंडस्ट्री मेरे पास अवेलेबल है, अगर बात करूँ मैं इंडियन इकोनॉमी के रेस्पेक्ट में, और स्पेशली जब हम बात करें किसकी, इंडस्ट्रियल सेक्टर की। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट इसके रिगार्डिंग है कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर टू द जीडीपी। तो यहाँ मुझे ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ तो मैं केवल ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि साहब आपने मतलब डेवलपमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन किया, मैं सिर्फ जीडीपी ग्रोथ को बेस मान रहा हूँ, और जीडीपी ग्रोथ में इनका कंट्रीब्यूशन कितना रहा है उसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 1951 में तो केवल ये 17% के करीब था। ठीक है, यानी टोटल कितना था इनका, 17% के करीब। ठीक है, उसके बात करें 1989 या 90 में बात करें तो ये लगभग हो गया था कितना, 20%, और हाल फिलहाल अगर मैं 15-16 की बात करूं तो ये लगभग कितना है, 30%। ठीक है, तो फिर से रिकॉल करता हूं, 1951 में कितना था, 17%। उसके बाद 1989 में या 90s में बात करें तो ये बढ़ के जो कंट्रीब्यूशन था इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में कितना हो गया था, 20%, और फिलहाल अगर बात करूं 2015-16 के बेसिस पे तो ये कितना है, 30%। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। कई बार क्वेश्चन ये उठता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर whether it is compulsory to remember all these data which is mentioned in this particular book regarding the industrial development, regarding the development of agriculture sector, what was the situation in the 1951 और what is the situation in the present sector। तो मैं बता देता हूँ कि डाटा सारे याद नहीं करने, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट होती हैं जिनको मुझे याद रखना पड़ेगा, उनको हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी मैं पर्टिकुलरली आपको एक स्पेशल वीडियो इसका दूंगा जहाँ आपको ये पता करना है सिर्फ कौन कौन से डाटा आपको मेमोराइज करने हैं, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। दूसरा कि ये जो डाटा मैंने मेंशन किया है, ये जो लेटेस्ट डाटा है उसके अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूँ। मे भी हो सकता है आपकी जो रेफरेंस बुक है उनमें डाटा अलग अलग मेंशन हो। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल है उनको आप कंसिडर कर सकते हो, जो भी रेफरेंस बुक है उसके डाटा को आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्रोग्रेस की बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।